वंदे मातरम। हमें उम्मीद है कि सर जितना वीडियोस पढ़ रहे हैं ना यूट्यूब पे, वो आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और अगर आप सारे वीडियोस अगर देख रहे होंगे मतलब सीक्वेंस वाइज, तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सारी वीडियोस एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप मतलब कि केवल टॉपिक के हिसाब से देखेंगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि सारी वीडियोज़ एक दूसरे के साथ लिंक होंगे और कहीं ना कहीं ये सारे टॉपिक्स आएंगे आपको आगे पीछे करके, कहीं से भी सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। दैट्स वाइज आप ज़रूरी है कि आप सब एक ही साथ पढ़, बढ़िया रहेगा, ये आपकी मर्ज़ी। चलिए अब हम देखते हैं इनकम एक्सपेंडिचर थ्योरी ऑफ मनी को। इसके पहले जब हमने फंडामेंटल इक्वेशन पढ़ाया था, तो उसके बाद हमने बताया है कि उसके बाद जो किन्स हैं वो अपना एक और पुस्तक रिलीज़ करते हैं, लिखते हैं, दैट इज़ 1936 में, ठीक है, द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। उसमें उन्होंने इनकम एक्सपेंडिचर थियरी को बताया था। और इन्होंने क्लासिकल के 3 चीज़ों का खंडन किया। सबसे पहले हम बता दे रहे हैं, ठीक है, क्लासिकल के 3 एजम्पशंस का। सबसे पहले कि जो मनी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। नंबर दूसरा, मनी इज़ डायरेक्टली यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ मनी। और नंबर 3 इज़ आई इक्वल टू यस, दैट इज़ ऑलवेज आई इक्वल टू यस, ठीक है। अब इन तीनों को आप ज़रूर लिख लीजिए अलग से, चूँकि इस नोट्स में है वैसे देख लीजिएगा, लेकिन समझने में दिक्कत होगी, इसीलिए आप इन तीनों को सबसे पहले लिख लीजिएगा। 3 मान्यताओं का खंडन किया, ये वाला जो सबसे मुख्य है, ठीक है। चलिए, और इसके पहले तो हमने बताया ही है कि मतलब कि इन्होंने अपने ही थियरी को कई मतलब कि दिया है, तो वो तो बात अलग है, क्योंकि अपने ही थियरी जो फंडामेंटल इक्वेशन था उसके बाद इन्होंने इनकम एक्सपेंडिचर थियरी दिया है, ठीक है, प्राइस के लिए। और प्राइस के लिए अब इसमें देखेंगे कि क्या क्या उन्होंने कहा है। इन्होंने कहा है कि जो इनकम है ना, जैसे कि इसके कई नाम हैं, इनकम एक्सपेंडिचर थियरी ऑफ मनी, दूसरा इनकम थियरी, और तीसरा सेविंग इन्वेस्टमेंट थियरी। इनकम एक्सपेंडिचर थियरी क्यों है? क्योंकि जो इन्होंने ना 2 चीज़ में आप देखेंगे, जब आप सेक्टर्स वाइज जब इनका इक्विलिब्रियम देखेंगे तो इन्होंने 2 प्रकार से बांटा है, एक एक्सपेंडिचर और दूसरा इनकम। इन्होंने कहा है कि जितना इनकम हो रहा है उतना एक्सपेंडिचर, वो जितना इनकम है उतना एक्सपेंडिचर के बराबर, इसीलिए 45 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ पे दोनों को 2 भागों में बांटा जाता है, मतलब कि दोनों को बांटा जाता है। इसका मतलब है कि जितना आधा जितना ए है वही आधा इतना इस ए पोर्शन है, ठीक है। इनकम एक्सपेंडिचर थियरी, ठीक है। और दूसरा इनकम थ्योरी क्यों है? क्योंकि इसमें डिटरमाइन किया जाता है आई और यस के द्वारा। क्या डिटरमाइन किया जाता है? वाई को। आप कहेंगे कि आई और एस तो बराबर नहीं है, देखिए इसमें माना गया है, इसमें वास्तव में वाकई नहीं होता, लेकिन इसमें केवल माना गया। और उन्होंने तो जो क्लासिकल थे उन्होंने तो कहा था कि इट इज़ नॉर्मली होता, इन्होंने कहा नॉर्मली होता नहीं है, लेकिन समझाने के लिए हम मान रहे हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। सेविंग इन्वेस्टमेंट थियरी क्यों? क्योंकि इन्होंने आई और यस के द्वारा ही समझाया है, अर्थात आई का निर्धारण, वाई का निर्धारण किया है। 3 मान्यता, ठीक है, 3 नाम, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब इन्होंने, आप जानते हैं ना यहाँ पे कि इन्होंने आई एस के द्वारा इन्होंने बताया समझाया, तो इन्होंने जो y इक्वल टू सी प्लस आई, यहाँ पे आप देख लीजिए y इक्वल टू सी प्लस आई, ये वाली एरिया आप देख लीजिए। इन्होंने कहा है कि y इक्वल टू सी प्लस आई डिमांड साइड एग्रीगेट डिमांड, और y इक्वल टू सी प्लस एस एग्रीगेट सप्लाई साइड है, किसके द्वारा है? किन्स के, ठीक है। तो डोंट वरी, आप इसको पढ़िए। अब इसके अलावा इन्होंने कहा, देखिए डिफरेंस बिटवीन, हमने लिखा है डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल आई एस एंड किन्स आई एस मॉडल। क्लासिकल आई एस में हम देखते हैं ना कि ये सबसे पहला थियरी है जो आर का निर्धारण करता है, अर्थात आई और एस के द्वारा किसका निर्धारण किया जाता है? आर का, इंटरेस्ट रेट का। लेकिन जो किन्स का है उसमें आई और एस के द्वारा किसका निर्धारण किया जाता है? वाई का। तो ये डिफरेंस है इसमें, ठीक है। उसके अलावा किन्स आई का निर्धारण बचत और विनियोग के माध्यम से करते हैं। हाँ, तो बस वही है, बाद में हम लास्ट में स्क्रॉल कर देंगे, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा। देन किन्स के अनुसार जनरल प्राइस लेवल पी मुद्रा की मात्रा से नहीं प्रभावित होती है, बल्कि यह मौद्रिक आय और वास्तविक आय के अनुपात पर निर्भर करती है। इन्होंने देखा है कि जो जनरल प्राइस लेवल है दैट इज़ पी, वो केवल पी पर निर्भर नहीं करता, किसके ऊपर निर्भर करता है? मौद्रिक आय, और दूसरा वास्तविक आय दैट इज़ ओ। तो इन दोनों पर निर्भर करता है, इसके अनुपात पर निर्भर करता है। इस प्रकार से है, देखिए वाई को दैट इज़ मौद्रिक आय को इन्होंने लिखा है पी इंटू ओ लिख सकते हैं। ए है रियल इनकम, रियल नेशनल इनकम, ठीक है, ओ, और इसका जब पी से गुणा कर देंगे, रियल नेशनल इनकम मतलब वस्तुओं और सेवा, गुड्स और सर्विस के रूप में नेशनल इनकम। अब इसकी मात्रा को जब पी से गुणा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? मौद्रिक, अर्थात मॉनेटरी रियल नेशनल इनकम मिल जाएगा। दैट्स इट। अब जब ये हो गया वाई इक्वल टू पी इंटू ओ, तो अगर हम मान लीजिए पी को हमें निकालना है, तो पी को निकालने के लिए पी को स्थिर रखें, ओ को इधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा? पी इक्वल टू वाई अपन ओ, दैट्स इट।
तो P में और P का जो संबंध है किससे है, Y अपन O से प्रभावित होता है प्राइस। कैसे प्रभावित होता है हम बता दे रहे हैं। P जो है Y अपन O के रेशियो से प्रभावित होता है। केवल इससे भी नहीं प्रभावित होता, केवल इससे ही प्रभावित नहीं होता। ये क्या है, ये वास्तविक राष्ट्रीय आय है और एक मौद्रिक राष्ट्रीय आय है, ठीक है, इतना समझिए। अगर मान लीजिए उन्होंने क्यों कहा रेशियो में, क्योंकि अगर मान लीजिए मनी सप्लाई बढ़ा दी गई, का मतलब क्या है, मौद्रिक आय बढ़ गई, लेकिन साथ साथ अगर AO भी बढ़ गया ना, जैसे कि रियल इनकम बढ़ गया, तो क्या हो जाएगा। जैसे ही मान लीजिए एग्जाम्पल दैट कि चलिए हम बता दें एग्जाम्पल से, एक कापी का 10 रुपया है, 10 कापी मार्केट में है, 10 कापी मान लीजिए पूरे मार्केट में, पूरे इकोनॉमी में 10 कापी है, अर्थात 10 इज रियल इनकम। रियल इनकम मतलब 10 कापी क्या है, तब रियल इनकम है, 10x रियल इनकम है। और मान लीजिए उसके पास मौद्रिक आय है 50 रुपया, मौद्रिक आय 50 रुपया, अर्थात 50 रुपया में हम कितना खरीद सकते हैं, एक कापी का 5 रुपया हुआ, 5 रुपया हुआ, तो अर्थात एक कापी का इसका मतलब कितना मूल्य होगा, 5 रुपया है, क्योंकि जो अर्थव्यवस्था में मनी है 50 रुपया है, और जो वस्तु है अर्थात रियल इनकम 10 रुपया है और मौद्रिक इनकम 50 रुपया। तो जब रियल इनकम में मान लीजिए 10 रुपया और मौद्रिक इनकम 50 रुपया, अर्थात एक कापी का जो मूल्य होगा, एक रियल इनकम का मौद्रिक रूप में मूल्य होगा वो 5 रुपया होगा। अगर मान लीजिए O को बढ़ा दिया गया, इसे मान लीजिए रियल इनकम को बढ़ा दिया गया, रियल इनकम को मान लीजिए 10 कापी से 11 कापी कर दिया गया, ठीक है, अर्थात वास्तविक आय तो बढ़ गई, लेकिन साथ साथ अगर मान लीजिए 50 से 55 रुपया भी बढ़ गया, साथ साथ मौद्रिक आय भी बढ़ गया, तो प्राइस बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि रेशियो फिर वो ही हो जाएगा, फिर 10 और 5 का ही रेशियो हो जाएगा ना, जो पहले 5 रुपया जो काफ़ी मिल रहा था फिर 5 ही रुपया हो जाएगा, क्योंकि मनी सप्लाई भी बढ़ गई। तो इन दोनों के रेशियो पर भी, इन दोनों के रेशियो पर निर्भर करता है, ना कि सीधे जो मनी है, इट इज़ नॉट अ यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ, नॉट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल ऑफ P, क्योंकि अगर मान लीजिए मॉनेटरी इनकम पे केवल निर्भर नहीं करती, क्योंकि मॉनेटरी इनकम बढ़े और साथ साथ अगर मान लीजिए O भी बढ़ गया अर्थात रियल इनकम, तो नो चेंज इन प्राइस, इसीलिए, ठीक है, क्यों बता दिया हमने। अब देखिए O को इन्होंने कहा ना, O राष्ट्रीय आय है, यही एग्रीगेट डिमांड है और यही एक्सपेंडिचर है। इसका मतलब O क्या है, मान लीजिए कापी है, O रियल इनकम ने बताया, तो जो ये 10 कापी है ना, 10x, तो इसका क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड होगा, और इसी एग्रीगेट डिमांड के लिए लोग क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे। इसी लोग बिना एक्सपेंडिचर के थोड़ी इसको मांगे, बिना एक्सपेंडिचर के थोड़ी इसको प्राप्त करेंगे। अगर रियल इनकम है, रियल इनकम, तो यही क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड होगा, जितना ट्रांजैक्शन में है रियल इनकम। अब फिर ये क्या हो जाएगा, और फिर यही एक्सपेंडिचर के बराबर, क्योंकि इसी के लिए लोग एक्सपेंडिचर करेंगे, कौन सा, मौद्रिक इनकम को एक्सपेंडिचर करेंगे। दैट्स वाई O = AD = E, ठीक है, अर्थात जो एग्रीगेट डिमांड है वो कितना के बराबर है, O के बराबर है, E के बराबर है, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड ही एक्सपेंडिचर है, और एग्रीगेट सप्लाई जो राष्ट्रीय आय है वो क्या है, एग्रीगेट सप्लाई है। आप देखते हैं ना, ऐसे लिखा जाता है, एक तरफ E लिखा जाता है, एक तरफ Y लिखा है, तो ये क्या है, E है वास्तव में एग्रीगेट डिमांड, और Y का एग्रीगेट सप्लाई, क्योंकि जो रियल इनकम है ना, इसका सप्लाई, ये सप्लाई है रियल इनकम, और इसका डिमांड ये वाला है एक्सपेंडिचर। तो जब लोग एक्सपेंडिचर करेंगे तो उसके बदले क्या चाहेंगे, रियल इनकम को चाहेंगे, वस्तु और सेवा को, ठीक है। बस वही बता रहा था कि 3 मान्यताओं का खंडन किया है। अब क्यों किया है, इन्होंने कहा कि मनी इज नॉट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल इक्वल टू, नॉट डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल इक्वल टू P, क्यों P के नहीं, हमने बताया कि रियल इनकम पे निर्भर करता है, मतलब हमने बताया कि Y/O के रेशियो पे निर्भर करता है, ठीक है। और ये किस प्रकार से होगा, देखिए होता क्या है, जब तीसा की मंदी आती है 1920 की बात है, वहाँ से 1933 तक चलती है, तो उस समय मंदी में क्या होता है, लोगों के गवर्नमेंट तो पैसा बहुत जारी करती है, यूरोप की बात है, तो यूरोप में बहुत पैसा जारी होता है गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन मांग नहीं होता। दैट्स वाई जो प्राइस है उसमें चेंज ही नहीं हो रहा है, भले ही मुद्रा की सप्लाई जारी है, लेकिन प्राइस में चेंज ही नहीं। क्यों, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड ही नहीं है, लोग डिमांड नहीं करते। देखिए अगर मान लीजिए मनी सप्लाई गवर्नमेंट बढ़ा रही है, मनी सप्लाई गवर्नमेंट बढ़ा रही है, लेकिन उसके साथ साथ अगर एग्रीगेट डिमांड में चेंज नहीं हो रहा है तो प्राइस नहीं बढ़ेगा। इसीलिए जब मनी सप्लाई गवर्नमेंट बढ़ाती है तो क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड होता है ना। एग्रीगेट जब डिमांड होगा, अर्थात इसी को इफेक्टिव डिमांड कहा गया है, तो एग्रीगेट डिमांड जब होगा तब जाके प्राइस बढ़ेगी, समझ रहे हैं ना। एग्रीगेट डिमांड होगा तब जाके प्राइस बढ़ेगी। देखिए एक इसके एक और तरीके से बढ़ता है, एक होता है M बढ़ेगा,
AD बढ़ेगा, AD बढ़ेगा तो R बढ़ेगा, R बढ़ेगा देन प्राइस बढ़ेगा। तो ये वाला चैन है, आप इसको लिख लीजिए अपने पास, शायद इसमें हो या ना हो, आप इसको एक बार लिख लीजिए कि M बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़े तो R बढ़ेगा, R बढ़ेगा तो P बढ़ेगा, इस प्रकार से बढ़ेगा, आप इसको लिख लीजिएगा। अब इसीलिए जो मनी का संबंध है सीधा, वो सीधे P से नहीं है, वो क्या है, अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। दूसरा क्या है कि मनी इज़ यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल अपॉन VM, अर्थात वैल्यू ऑफ मनी के सीधे प्रोपोर्शनल, लेकिन ये भी नहीं है, क्योंकि जब प्राइस में सीधे परिवर्तन नहीं हो रहा तो वैल्यू ऑफ मनी में सीधे कैसे परिवर्तन होगा। जब प्राइस में परिवर्तन होगा तभी तो वैल्यू ऑफ मनी में परिवर्तन होगा, जब प्राइस 2 गुना होगा तभी तो आधा उसकी मूल्य होगा, वैसे तो होगा नहीं। दैट्स वाई ये भी इनडायरेक्टली है, तो ये भी गलत है। अब तीसरा ये है कि जो आय का स्तर है वो I और S से तो निर्धारित होता है। किसने, देखिए आय का स्तर इन्होंने कहा था, लेकिन इन्होंने कहा कि I और S बराबर नहीं होगा हमेशा, I और S हमेशा बराबर नहीं होगा। क्यों, जो क्लासिकल कहते थे, इन्होंने कहा कि I और S बराबर इसलिए नहीं होगा क्योंकि I का जो I कोई और करता है, S कोई और करता है। सेविंग का काम है हाउस होल्ड सेक्टर का, निवेश का काम है अर्थात I वो है कॉर्पोरेट सेक्टर का, इसीलिए दोनों, हाँ कैजुअली हो सकता है कि I और S बराबर हो जाए, लेकिन हमेशा नहीं होते क्योंकि दोनों के घटक, निर्धारक घटक अलग अलग हैं, ठीक है। अब इस क्वांटिटी थ्योरी जो हमने बताया है तो बस वही है, जो तीनों एजम्पशन है उसी को इसमें इंग्लिश में लिख दिया है। अब इनकम एक्सपेंडिचर, इनकम थ्योरी, ठीक है, जो मुख्य चीज़ था हमने बता दिया है किस प्रकार से निर्धारित होता है, ठीक है। अब फिर सेविंग फंक्शन को y से S इज फंक्शन ऑफ y, I इज फंक्शन ऑफ y, एडजस्टमेंट फंक्शन ऑफ ये, लास्ट में जब एडजस्टमेंट फंक्शन होगा तो इस प्रकार से हो। इक्विलिब्रियम कंडीशन जब I माइनस S इक्वल टू 0 हो जाए, अर्थात इक्विलिब्रियम में जब I माइनस S इक्वल टू 0 हो जाए, अर्थात I बराबर S हो जाए। समझ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि जो सेविंग है ना, जो सेविंग है वो इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाए तब जाके क्या होगा, आय का निर्धारण होगा, तब जाके आय का निर्धारण होगा, ठीक है। अब फिर I इक्वल टू S, अब I और Y क्यों लिखा है साथ में, तो डोंट वरी, I इसलिए Y के साथ लिखा है ऐसे क्योंकि I का निर्धारक फंक्शन क्या है, Y है, दैट्स वाई इस प्रकार से लिखा है। फंक्शनल इक्वालिटी, इन्वेस्टमेंट इक्वालिटी, बस यही है, कुछ नहीं है और कोई ऐसा नहीं है, कोई बहुत बड़ा बूम नहीं है। दैट इज़ बस इतना ही था, इतना ही कहना था इनकम एक्सपेंडिचर थियरी में। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, बहुत थोड़ा सा था, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसको स्क्रॉल करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। चलिए बढ़िया से आप इसको PDF बना के, हो सके तो PDF बना के आप इसका पढ़ लीजिए, ठीक है। PDF बना के आप इसका पढ़ लीजिए, 1 नंबर बढ़िया रहेगा। और चूँकि हम स्क्रॉल कर दे रहे हैं तो चूँकि अगर आपने ऐसा किया होता कि जैसे मान लीजिए कि अगर आप बढ़िया इस पे होते, सब्सक्राइबर वगैरह बढ़िया होते, तो हम इसको लाइव लेके आते। लाइव लेके आने का मतलब ये है कि डाउट सेशन किया जाता, देन हम इसको PDF बना के आप टेलीग्राम बनाते। अब टेलीग्राम में केवल 100 बच्चे होंगे, दैट्स वाई, इसीलिए हम नहीं कर रहे हैं। जब ज़्यादा बच्चे हों तो तब जाके मज़ा भी आता है कोई काम करने में, समझ रहे हैं। हमें उम्मीद है कि बहुत बढ़िया आप लोगों को लग रहा होगा। देखिए हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं, जिसका रीज़न है कि हमको अपना भी जैसे कि होमवर्क इत्यादि पूरा करना होता है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा मतलब कि अगर हमारा इससे वो होता कि इनकम वगैरह जनरेट होता तो ज़रूर हम इस पे लगभग अपना सारा ध्यान इसी पे देते। और हमने तो प्लान बनाया था कि इसके साथ साथ अब कई चीज़ों को हम इस पे प्रोवाइड करें, लेकिन अभी टाइम हमें इजाज़त नहीं दे रहा। तो अभी जितना बना रहे हैं हमें कोशिश, मतलब कि जितना आपको 3rd सेमेस्टर का, 4th सेमेस्टर का, 2nd सेमेस्टर का ये सब पड़ गया है। 1st सेमेस्टर का थोड़ी बहुत चीज़ें नहीं पड़ी होंगी, तो उसको भी जैसे बीच में टाइम मिल रहा है हम तुरंत डाल दे रहे हैं, क्योंकि अपना सिलेबस भी तो पूरा करना है साथ साथ, ठीक है। आज के लिए लगभग सब वीडियो पड़ेगा, आप डोंट टेक टेंशन अबाउट इट। आप सारे वीडियोज़ आपको मिलेगा, पूरे इकोनॉमिक्स में कोई भी टॉपिक छूटने वाला नहीं। आज के लिए बस इतना ही, वंदे मातरम।